हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नया टॉपिक, एक बिल्कुल नया टॉपिक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, येट इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्यों है भाई ऐसा? बिकॉज डे टू डे लाइफ से जुड़ा टॉपिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल टॉपिक है। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं होलसेल ट्रेड की। ओके, होलसेल ट्रेड, और ये पार्ट 1 है वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट the meaning, where we are going to learn about the functions of a wholesale trader, और उसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में जो करेंगे वो होगा सर्विसेज ऑफ अ होलसेलर या होलसेल ट्रेडर। ओके, तो पहले विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, अंग्रेजी के अलावा हम लोग पहले बात करते हैं कि होलसेल ट्रेड होता क्या है। लेट्स सी, होलसेल ट्रेड आर द बिजनेसमैन जो कि हायरार्कियल लेवल पर दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पे कैसे? सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, फिर होलसेलर आता है और रिटेलर, फिर कंज्यूमर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर के बाद डीलर आ जाते हैं, देन वी हैव द होलसेलर, देन वी हैव द रिटेलर एंड देन वी हैव द कंज्यूमर। होता क्या है? होलसेलर का काम क्या है? होलसेलर का काम है to purchase the goods in bulk quantity and then sell it into smaller quantities to the retailer। बल्क परचेज करेंगे प्रोड्यूसर से और छोटे छोटे यूनिट्स में दे देंगे। किनको दे देंगे? हम रिटेलर्स को। अब वो रिटेलर क्या करेंगे? रिटेलर उन्हीं प्रोडक्ट्स को मार्केट में फर्दर बेचेंगे टू द कंज्यूमर्स। ओके, ये हुआ नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ अ होलसेलर। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक होलसेलर है जो कि सारे तरीके के चॉकलेट्स बेचता है, सब तरीके के। ओके, अब उसके पास कैडबरीज के भी चॉकलेट्स हैं, नेस्ले के भी चॉकलेट्स। अब ब्रांड पे चलते चलो, कंपनी पे नहीं जाते हैं, कुछ ब्रांडेड चॉकलेट्स जैसे डेयरी मिल्क भी बेचते हैं, मिल्की बार भी बेचते हैं, इक्लेयर्स भी बेचते हैं, मंच भी बेचते हैं, पर्क भी बेचते हैं, मैंगो बाइट कैंडी, कच्चा मैंगो बाइट एंड एवरीथिंग। अब होता क्या है, वो डेयरी मिल्क की कंपनी से एक बार में 1000 पीस डेयरी मिल्क मंगा लेंगे, मिल्की बार की कंपनी से एक बार में 1000 पीस मंगा लेंगे, पर्क एंड एवरीथिंग द सेम, 1000 पीस सबसे मंगवा लिया। अब वो क्या करेंगे? अब आएगा एक एक रिटेलर उनके पास उनसे खरीदने के लिए। कोई एक बार में 50 पीस ले जाएगा, कोई एक बार में 100 पीस ले जाएगा, कोई एक बार में 500 पीस ले गया, कोई अच्छा बड़ा आदमी आ गया। तो होता क्या है, ये लोग बल्क में खरीद रहे हैं और स्मॉलर क्वांटिटीज में बेच रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होलसेल ट्रेड काफी इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि डेली बेसिस का चीज है। ओके, बट व्हेन वी गो टू इनटू द प्रॉपर डेफिनेशन इन इंग्लिश, यू कैन सी व्हाट इज रिटन देयर ऑन द स्क्रीन। इट सेज अ होलसेलर इज अ पर्सन who buys goods in large quantities and then sells them into the smaller quantities। Purchasing हो रही है किससे? प्रोड्यूसर्स से। परचेजेस हो रही है किससे? परचेज हो रहा है भैया आपका प्रोड्यूसर से, और दे किसको रहे हैं? बेच किसको रहे हैं? हम बेच रहे हैं रिटेलर्स को। वी आर परचेजिंग इट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड गिविंग इट टू द रिटेलर्स। ओके, इजी चीज है, इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होलसेल ट्रेड या होलसेल ट्रेडर? नंबर 1, इट इज द इंटरमीडिएरीज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। दो बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। देखो, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर बिल्कुल ऐसे जगह पर है जहां पर क्रूशियल मार्केट इंफॉर्मेशन लाई करती है, जहां पर पैसा लाई करता है। ओके, सो होलसेलर इज वन ऑफ द इंटरमीडिएरीज इन द हायरार्कियल चेन of the trade। okay, number 2, it says they deal in limited line of products। आप गौर करोगे कि एक रिटेलर या जनरल स्टोर वाला जिस तरीके से सारा चीज बेच रहा है, वो मैगी भी बेच रहा है, वो दूध भी बेच रहा है कि नहीं? वो चॉकलेट भी बेच रहा है, वो कुछ और प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच रहा है। ठीक है, एक अलग अलग लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। बट एक होलसेलर ऐसा नहीं करेगा। एक होलसेलर एक लाइन ऑफ गुड्स पकड़ेगा। लाइन मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चिप्स बेच रहा है तो सिर्फ लेज का चिप्स बेचेगा। इट कैन हैपन द सेम वे, बट एक और तरीका है। हम लोग सिर्फ चिप्स बेच रहे हैं, सारे कंपनी के, मगर सिर्फ चिप्स बेच रहे हैं। हम लोग और वेफर्स बेच रहे हैं, चॉकलेट वेफर्स, लेकिन सिर्फ वेफर्स ही बेच रहे हैं। हम लोग कपड़े के डीलर हैं, लेकिन सिर्फ कपड़े के डीलर हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द टेक्सटाइल्स। ठीक है, मतलब या तो रेडीमेड
या तो टेक्सटाइल, दोनों नहीं। या फिर आ जाओ आप कोई और एग्जाम्पल एक ले लो, स्टेशनरी। हम लोग सिर्फ बुक्स बेचते हैं सर, स्टेशनरी, रजिस्टर नहीं बेचते। उसको वाइस वर्सा भी, हम लोग सिर्फ रजिस्टर बेचते हैं, पेन्स बेचते हैं, हम लोग बुक्स में डील नहीं करते, ठीक है। लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। नंबर थ्री, नॉट डायरेक्टली इनटू टच विद द इंडिविजुअल कस्टमर्स। ऑब्वियसली अब देखो ये लाइन जो है ना, ये थोड़ा इरैशनल लाइन आई मस्ट से। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होलसेलर्स आर इनटू द डायरेक्ट टच ऑफ द पब्लिक। अब फॉर एग्जांपल में एक ही मार्केट में रिटेलर भी है, होलसेलर भी है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि अक्सर होलसेलर को कंज्यूमर को सामान नहीं बेचना चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग बिजनेस समझते हैं। कोई सामान एक होलसेलर को 15 रुपए में पड़ता है, अब उस पर वो 2 रुपये अपना मार्जिन दबा दिया, 2 रुपया मार्जिन दबाकर वो 17 रुपए में वो बेच देगा रिटेलर को। मतलब लेट्स सी, होलसेलर को कितने में सामान मिला था? 15 में। उसने होलसेलर ने रिटेलर को सामान कितना में दिया? +2 के मार्जिन पे 17 रुपए में। अब रिटेलर जो है, रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर इस पे अगर 3 रुपया भी मार्जिन अपना जोड़ता है तो +3 के रेट से मार्केट में ये प्रोडक्ट 20 रुपए का बिक रहा है, मार्केट प्राइस। नाउ अब अगर रिटेलर चाहे कि मैं इस पे कुछ डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो वो कितना भी डिस्काउंट दे दे, वो क्या करेगा? 17 से नीचे तो नहीं जा सकता ना। वो 18 में बेच सकता है, वो 19 में बेच सकता है, वो 17.5 में बेच सकता है, मगर 17 के नीचे नहीं जा सकता। वाई? बिकॉज 17 इज हिज कॉस्ट प्राइस। खुद खरीदा है भाई, उससे लॉस में थोड़ी बेच दे, काहेगा बिजनेसमैन। लेकिन अगर उसी मार्केट में होलसेलर बैठा है और वो अगर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास उसकी मुलाकात हो जाए तो क्या होगा? अब एक कॉन्सेप्ट समझो, एक होलसेलर के पास कितना लंबा रेंज है? 15 रुपए से लेकर 20 रुपए। एक रिटेलर के पास कितना का रेंज था? 17 रुपए से लेकर 20 रुपए। अब बताओ दोनों में से ज्यादा सामान सस्ता रिटेलर को कौन दे पाएगा? ऑब्वियसली बिल्कुल सही, होलसेलर। क्यों? तो उसको वो सामान 15 का पड़ा है, वो 16 में भी बेच सकता है। मगर क्या रिटेलर ये काम कर सकेगा? नहीं। रिटेलर मिनिमम कितना में बेचेगा? कम से कम 18, है कि नहीं? यही चीज होता है कभी कभी असल प्रैक्टिस में। बिल्कुल सही, आपके मन में जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है कि सर मेरे पापा तो बोले हम होलसेलर से लेके आ रहे हैं, कैसे? बिल्कुल सही बात, यही हो रहा है मार्केट में। बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि आप मार्केट खराब कर रहे हो ना, आप अपने रिटेलर्स को परेशान कर रहे हो। ओके, सो हमें समझना है कि यस इट हैपेंस, बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट द सेम इन एग्जाम। ये जनरल नॉलेज की चीजें जो कि आपको पढ़ाई से ज्यादा दिमाग में बैठे होनी चाहिए कि रियल दुनिया में होता क्या है और दुनिया चलती कैसे। Okay, that's why I've told you. Now moving ahead to our last point which says sells goods in small quantities. ये तो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, बल्क में परचेज करेंगे, छोटे क्वांटिटीज में बेचेंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ होलसेलर। अब देखो फंक्शंस ऑफ होलसेलर को याद करने के लिए एक टर्म याद कर लो ना मेरे कहने पे, WAGTR। इसको हम लोग ऐसे क्लास में वैक्टर, जब WAGTR, वेयर हाउसिंग आ गया, असेंबलिंग आ गया, ग्रेडिंग आ गया, ट्रांसपोर्टिंग आ गया और रिस्क बेयरिंग आ गया, खत्म। WAGTR, वैक्टर। वेयर हाउसिंग का क्या होगा? एक्सप्लेनेशन। अब खाली एक्सप्लेनेशन याद रखना है। सॉरी, वेयर हाउसिंग मतलब सामान प्रोड्यूसर बहुत बल्क में बनाता है, एक बार में 1 लाख यूनिट्स बना देता है। तो इसका क्या मतलब है? मार्केट में 1 लाख यूनिट आज के आज बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कहां से बिक जाएगा? लेकिन तो क्या वो अपने फैक्ट्री में रखेंगे? ये भी आप ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। अब क्या होगा? जो ये बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, ये लोग उन प्रोड्यूसर्स से सामान खरीदते हैं और अपने पेड वेयर हाउसेज में रख देते हैं, अपने पेड वेयर हाउसेज में। और अब क्या होगा? वो सामान जब तक मार्केट में उतर नहीं रहा, उन वेयर हाउसेज में रहेगा, उन होलसेलर्स के कस्टडी में रहेगा। दे स्टोर द गुड्स इन बल्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ओके, नंबर 2, या इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज हेल्पिंग बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेलर्स। क्योंकि रिटेलर को भी अगर आप जबरदस्ती सामान दे दोगे ले जाकर उनके दुकान पर, तो वो भी कहां स्टोर करेंगे? वो तो भैया छोटा आदमी है ना, तभी तो वो उतना बल्क में नहीं पर, बड़े आदमी तो आप हैं, होलसेलर हैं आप, तो आप भी मेरा दुख दर्द समझिए, अपने पेड वेयर हाउसेज में रखिए, और वो रखते हैं।
ओके, नाउ नंबर 2 आता है ए असेंबलिंग. Why we need to assemble? Because we are bringing in the products from different channels. Different channels से हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, देन वी असेंबल द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली. पार्ले का पार्ले में, ब्रिटानिया का ब्रिटानिया में, मारीगोल्ड का मारीगोल्ड, एवरीथिंग इनटू अ प्रॉपर चैनल on the basis of our next point G for grading क्या होगा? Grading is done on the basis of quality, size, content and design. Quality मतलब सब समझते हैं, quality A grade, quality A plus B grade, ठीक है. Then we have size, ये आधा किलो का है, 1 किलो का है, 250 ग्राम्स का है एंड ऑल. देन वी हैव द थर्ड वन, कंटेंट क्या है क्या नहीं है. चिप्स है तो चिप्स अलग, कुरकुरे है तो कुरकुरे अलग, सो सॉरी वेफर्स है तो वेफर्स अलग, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड द लास्ट वन इज डिजाइन. बॉटल्स वाले प्रोडक्ट्स एक जगह पर हो गए, या देयर इज अ स्पेशल शेप टू द बॉटल्स, एक तरफ हो गए, ट्यूब अलग हो गया, पंप अलग हो गया, स्प्रे वाला है तो अलग हो गया एंड ऑल. इट इज कॉल्ड प्रॉपर ग्रेडिंग सिस्टम आफ्टर इट इज डन और व्हाइल इट इज डन असेंबलिंग. ओके, अगला पॉइंट आ गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन. इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एरिया टू द कंजम्पशन एरिया. मतलब कि प्रोड्यूसर कभी भी बीच मार्केट में तो बैठेगा नहीं फैक्ट्री लगा के, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन प्लेस से सामान मार्केट तक लाना या वेयर हाउस तक लाना, ये काम किसका है? ये काम भी होलसेलर का है. ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रिस्क बेयरिंग. क्यों रिस्क बेयरिंग? भैया जैसे बल्क परचेज हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ बिग चंक ऑफ मनी दैट गोज इनटू इट. और जिसका मतलब है, जो हमने कॉमर्स में पहले दिन से पढ़ रखा है, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मनी यू स्टिल इन द बिजनेस, इट मीन्स द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू बेयर और द रिस्क दैट यू ओन. ओके, तो वो किसके लिए रिस्क ले रहा है? वो रिटेलर्स के लिए भी रिस्क ले रहा है और प्रोड्यूसर के लिए भी रिस्क ले रहा है. प्रोड्यूसर के लिए रिस्क ले रहा है कि हम इतना सामान रख रहे हैं आपका जो कि हम आगे चल के बेचेंगे. रिटेलर के लिए क्यों रिस्क ले रहा है? क्योंकि वो उतना सामान जो मेरा कल को हो जाएगा वो अभी उसके पास रखा हुआ है. अगर कल को आग लग गई तो, अगर कल बाढ़ आ गया तो, अगर चूहा खा गया तो किसका लॉस है? किसका रिस्क है? रिस्क है होलसेलर का. आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में यहाँ तक. और हम लोग अब जो अगला पॉइंट है इसमें वो है हमारा लास्ट जो है फंक्शन, वो समझेंगे. इट इज प्राइसिंग, फिनेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है, ठीक है. इसको बड़े अच्छे से समझो. प्राइसिंग, वाई प्राइसिंग, इसको हम लोग मजाक में नहीं, इसको सीरियसली समझेंगे. देखो आई हैव रिटन देयर एज वेल, जो अगले पॉइंट्स में भी आप देखोगे कि मैंने सबके बारे में लिख दिया है व्हाट कीवर्ड्स दैट देयर आर व्हिच यू नीड टू यूज. प्राइसिंग कैसे फिक्स करते हैं मार्केट में? See, because they purchase the goods in bulk quantities and they sell in smaller quantities to several retailers. They are the persons who can actually dictate कि सामान 15 में बेचेंगे कि 18 में बेचेंगे, हम 2 रुपया मार्जिन रख रहे हैं कि 3 रुपया मार्जिन. They are the persons who will control the price of the product. Okay, now moving ahead, financing. They help in बल्क पेमेंट टू द प्रोड्यूसर. बल्क पेमेंट मतलब कैश पेमेंट टू द प्रोड्यूसर. हाउ? क्योंकि प्रोड्यूसर से जब होलसेलर सामान लेता है, दे विल बी पेइंग द प्रोड्यूसर अ कैश पेमेंट, एक बल्क कैश पेमेंट, विच कैन हेल्प द प्रोड्यूसर्स टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिराने का मदद करता है. ओके, एंड देन वी हैव रिटेलर्स. में रिटेलर को कैसे फिनेंस के लिए हेल्प करता है? द टर्म इज ट्रेड क्रेडिट. अगर किसी को ट्रेड क्रेडिट का मतलब नहीं मालूम है, जस्ट जाइए हमारे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस वाले प्लेलिस्ट में. ट्रेड क्रेडिट के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बनाकर रखा है पूरा कंप्लीटली, और वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. जो पहले वो देख लेना अगर यहां पर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो. देन वी मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हेल्प करा? बिकॉज the wholesalers have a different network of people or salesmen which facilitate the distribution of the goods to all the retailers. ये एक बहुत बड़ा benefit again to the producer and the retailer. Why I am saying this? क्योंकि अगर प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं तो प्रोड्यूसर का सामान खत्म कैसे होगा?
निकलेगा कैसे, जिसको हम लोग कहते हैं ना बिजनेस भाषा में सामान निकल नहीं रहा, जाम हो गया है, वो कैसे निकलेगा? सामान निकलेगा जब एक अच्छी टीम आपके प्रोडक्ट को मार्केट करेगी। ओके, लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, लास्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ होलसेल ट्रेड, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड देयर इज अ रीजन कि क्यों हमने ये पॉइंट को लास्ट में रखा है। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप एक ऐसे जगह पर बैठे हो जहां आपको अपने नीचे पूरे मार्केट का सारा इंफॉर्मेशन है। लोग डेयरी मिल्क ज्यादा खा रहे हैं कि कम, लोग नेस्ले का मिल्की बार ज्यादा खा रहे हैं कि कम, लोग चिप्स में ग्रीन लेज ज्यादा खाते हैं कि ब्लू लेज, या वो रेड लेज खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कुरकुरे में चिली चटका ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ग्रीन चटनी। ये कौन बताएगा कंपनी को? वो बताएंगे हमारे होलसेलर भाई बंधु। कैसे बताएंगे? बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन द टर्म्स टोल्ड बाय द रिटेलर। ठीक है, वो पूछ सकते हैं ना, भैया आप सबसे ज्यादा क्या बेचते हो? तो हम तो डेयरी मिल्क बेचते हैं। तो मतलब डेयरी मिल्क बिक रहा है, यू आर सेलिंग इट मीन्स व्हाट? इट इज इन डिमांड। आप ग्रीन लेज में और या ब्लू लेज बेच रहे हो, वो ज्यादा बिक रहा है, मीन्स इट इज इन डिमांड। वो उसका टोमेटो वाला फ्लेवर नहीं बिक रहा है, तो ये कौन बताएगा? रिटेलर बताएगा ना कि भैया वो लाल वाला मत दीजिएगा। क्यों? कोई लेना ही नहीं चाहता है। जिसको जाएंगे सबका फेवरेट या तो ग्रीन है या तो ब्लू वाला है। ये कौन बताएगा? ये रिटेलर बताएंगे। किनको? होलसेलर को। और होलसेलर ऐसा बहुत रिटेलर को डील करता है, वो जाएगा खबर प्रोड्यूसर को, एंड देन द प्रोड्यूसर विल टेक द अल्टीमेट डिसीजन। ये वीडियो के लिए तो बातें यही तक थी, मगर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ के जाओ। देखो, कोई भी एक कंपनी ले लो, जैसे मैगी, जो हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा ना अभी यहां ऊपर में, आपका प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। देखो होता क्या है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल मैगी पूरे भारत में 15, 20, 25 फैक्ट्री लगाता है बस। बहुत ज्यादा बोल रहे होंगे, मैं शायद बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, मे बी 10 लगाता होगा। ठीक है, अब भारत में शहर या स्टेट तो इससे बहुत ज्यादा है, तो ये कैसा होगा कि इतनी सारी चीजें वहां पहुंचेंगी? हर एक राज्य में, हर एक जिले में, गांव की एक गुमटी में जहां पे भी बिजली ना हो पर मैगी है। कैसे? पूरा एक चैनल बना हुआ है। ओके, कैसे? देखो, प्रोड्यूसर अगर, लेट्स जस्ट फॉर से एग्जांपल ले रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर पूरे कंट्री में 10 है, तो मान लो कि प्रोड्यूसर अगर 10 है, तो होलसेलर जो होंगे एक सिटी के अंदर उस एक कमोडिटी के, मान के चलो एक, आई एम टेकिंग एन एवरेज सिटी के अंदर एक किसी प्रोडक्ट का 6 से 10 होलसेलर होता है भैया। ठीक है, ओ माय गॉड, ये बुलेट वाले। प्रोड्यूसर अगर 10 है तो होलसेलर 6 से 10। ओके, लेकिन जो रिटेलर है दे आर एनॉर्मस इन नंबर। जो आपका रिटेलर है, रिटेलर उसी सेम शहर में मे बी 50 से 60 हो सकता है, या इससे भी कई ज्यादा आगे हो सकता है। ओके, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? बिल्कुल सही। एक बार फिर से, कोई कंपनी है जो प्रोड्यूसर उसका पूरे भारत में 10 है, उनके हर एक शहर में अमूमन 6 से 10 होलसेलर हैं, क्योंकि ज्यादा होलसेलर भी तो नहीं रखेंगे, कितने लोग हैं जो बल्क परचेज करेंगे, लेकिन 50 से 60 या कह सकते हैं कई बार तो 100 से ज्यादा रिटेलर उस एक प्रोडक्ट के होते हैं। विच मीन्स एज वी मूव ऑन फ्रॉम टू द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ द ट्रेडर्स, नंबर्स कम होते जाते हैं। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कीप लविंग एंड लाइकिंग आवर कंटेंट। अच्छा लगा हो तो डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। और ऐसे और अच्छे कंटेंट के लिए लक्ष्य मार्ग पर बने रहिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।